नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इजराइल की मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर है और इस खबर की गहराई में जाएं, इस खबर के मायने अगर आप समझें तो निष्कर्ष में आप ये मान सकते हैं कि इजराइल की एयरफोर्स ने हार मान ली। इजराइल के एयरफोर्स का अफसर ये बता रहा है कि इजराइल की ये औकात नहीं है, ये क्षमता नहीं है कि वो ईरान की मिसाइल सिटीज को नष्ट कर पाए। जबकि अमेरिका और इजराइल, ट्रंप और नेतन्याहू, ये दोनों दर्जनों बार ये बता चुके हैं कि हमने ईरान की मिसाइल फैसिलिटीज को नष्ट कर दिया है, मिसाइल क्षमता उसकी ना के बराबर कर दी है। 95% मिसाइल क्षमता नष्ट करने की बात कही थी। नेतन्याहू ने भी ये बात कही है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कही है। और आज ये बिल्कुल ताजा खबर है, पिछले 1 घंटे के भीतर ये खबरें मिडिल ईस्ट के जो है तमाम वो ऐसे एक्सपर्ट्स जो नजर रखे हुए उन हालात पर, युद्ध के हालात पर, उनके नॉलेज में आई। इजराइल के कई जो मीडिया हाउस हैं वो भी घुमा फिरा करके खबरें लिख रहे हैं कि मिसाइल, ईरान की मिसाइलों को लेकर के आईडीएफ कंफ्यूजन में है। आईडीएफ अब ये अंदाजा भी नहीं लगा पा रही है कि ईरान के पास कितनी मिसाइल हैं। जबकि युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल ने पूरी दुनिया को बताया था बड़े डंके की चोट पर कि उसकी खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट बड़ी सटीक होती है कि 2500 मिसाइल हैं। 2500 मिसाइल टोटल ईरान के पास है। आईडीएफ की तरफ से, इजराइल के ऑफिशियल्स की तरफ से जो ऑथेंटिक आंकड़ा है वो ये है कि 700 मिसाइल से ज्यादा अब तक इजराइल पर दाग चुका है ईरान। 1200 से ज्यादा मिसाइलें मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में, अलग अलग देश जो डेटा देते हैं, सऊदी अरब देता है कि इतनी मिसाइल दागे, हमने इतना इंटरसेप्ट किया, यूएई देता है, बहरीन देता है, कतर देता है, सब। तो 1200 से ज्यादा मिसाइलें मिडिल ईस्ट के बाकी देशों पर दागी हैं ईरान ने। तो 1200 से ज्यादा और 700 से ज्यादा यानी कम से कम 2000 मिसाइलें दागी हैं। और पहले दिन से 28 फरवरी से आज तक रोज इजराइल और ट्रंप दोनों मिलकर के ईरान के जो है हथियार भंडारों को नष्ट ही कर रहे हैं। और टोटल 2500 थी और अब कह रहे हैं कि शायद 1000 और बची है। कोई कह रहा है गिनती ही नहीं पता है कि कितनी बची है। और एयरफोर्स के अफसर ने कहा भाई अब तो इनकी मिसाइल सिटीज को हम नष्ट ही नहीं कर पाएंगे, सरेंडर। जरूरी नहीं है कि सरेंडर के पीछे नरेंद्र लगाना हो। ट्रंप सरेंडर, नेतन्याहू सरेंडर, एयरफोर्स सरेंडर, इजरायली ये भी लिख सकते हैं। और वही लिखा है, यही हुआ है। इस बीच ईरान को भी झटका लगा है और फिर एक बार मैं ईरान की जो है इस मामले में ईमानदारी आपको दिखाऊंगा। अब से जब हम ये डिबेट रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे मात्र 15 मिनट पहले ये इंफॉर्मेशन ईरान ने खुद दी है कि उसके जो आईआरजीसी के खुफिया चीफ, इंटेलिजेंस चीफ हैं, उनको इजराइल ने हमले में मार दिया। लेकिन उसके बाद जो तबाही मचाई है ईरान ने, 97वीं 97 वेव जो इजराइल की तरफ उड़ी है, हाइफा में भयंकर तबाही हुई है। लापता, कैजुअलिटी छोड़िए, घायल और मृतक 4 बताए जा रहे हैं इजरायली लापता हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है। भाव को ले आइए, अब इतनी खबरें हैं, एक एक करके आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है, स्वागत है भाव, सबसे महत्वपूर्ण है जो इजराइल की मीडिया, एयरफोर्स, इजराइल के एयरफोर्स के अफसर के हवाले से खबर चलाई है। इतने सेंसरशिप के बाद ये खबर आई है तो आप इस खबर की ताकत समझिए कि खबर कितनी बड़ी होगी। इतने सेंसरशिप में अगर ये निकल के आ गई है तो जरा एक एक करके लाइए। कई जगहों पर इस खबर के पीछे हम भागे हैं, तब लेकर आए हैं। ब्लूमबर्ग ने लिखा है, इजराइल सेज मोर देन 1000 ईरानियन मिसाइल्स स्टिल थ्रेटन इट। अभी 1000 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की तरफ से, ब्लूमबर्ग लिखता है कि 1000 से ज्यादा मिसाइलें हैं जो अभी डरा रही हैं एक उसके पास, ईरान के पास। आगे चलिए, इस खबर पे ही मत देखिएगा, अभी आगे देखिए। ये द टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है क्या, आईडीएफ एडमिट्स इजराइल ओवर एस्टिमेटेड डैमेज टू हिजबुल्लाह।
आईडीएफ ने ये स्वीकार कर लिया है कि इजराइल ने ओवर एस्टिमेट कर दिया हिजबुल्लाह के डैमेज को, ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसको मान लिया। बिलीव्स ईरान कैन कीप फायरिंग मिसाइल्स एज लॉन्ग एज वॉर कंटिन्यूज। ये सेकंड वाला पढ़िए, हिजबुल्लाह ने यहीं पर है सारी खबर। अब आईडीएफ ये मानने लगा है कि ईरान जब तक ये युद्ध चलेगा, जितना लंबा चलेगा, ईरान मिसाइलें दागता रहेगा। अगली हेडलाइन पर आइए, अगली हेडलाइन पे द जेरूसलम पोस्ट सोर्सेज, सूत्र के हवाले से, आईडीएफ डज नॉट एक्चुअली नो हाउ मेनी बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान हैज लेफ्ट। देखिए, ब्लूमबर्ग से जेरूसलम तक आते आते रास्ते में कितना उबड़ खाबड़ माहौल था। वहां तुक्का चल रहा था कि 1000 बची, इतनी बची, और जेरूसलम पोस्ट आते आते आईडीएफ डज नॉट एक्चुअली नो हाउ मेनी बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान हैज लेफ्ट। आईडीएफ को दरअसल पता ही नहीं है कि ईरान के पास कितनी मिसाइलें बची हैं। और आगे अब चलिए, अब और आगे चलिए, जिसको मैं कह रहा था कि ये चैनल 12 बताया जा रहा है कि उसने इस खबर स्रोत वही है, लेकिन अब कई जगहों पर लगने लगी है खबर। इजरायली मीडिया रिपोर्टिंग एंड एयरफोर्स सोर्स, एयरफोर्स सोर्स वही जो एयरफोर्स अफसर बताया था उसके हवाले से कर रही है रिपोर्ट, कोट अनकोट, द आईडीएफ डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द मिसाइल सिटीज ऑफ द रिवोल्यूशनरी गार्ड्स। If that is true, 30% missiles left might be the overestimate of the century। ये जो है, चलिए आगे बढ़िए। लोग खिल्ली भी उसमें जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो खिल्ली भी उड़ा रहे हैं, उड़ाएंगे ही। करंट रिपोर्ट, जो इस युद्ध में क्लैश रिपोर्ट और करंट रिपोर्ट, ये दोनों जितने मीडिया रिपोर्टिंग है, खासकर वेस्टर्न और मिडिल ईस्ट की मीडिया, वो इजराइल, अमेरिका समेत बाकी सभी कंट्री, उन सब का कलेक्टिव मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सबसे जांच परख के लाया जाता है। वहां पर है करंट रिपोर्ट पे, जस्ट इन इजरायली मीडिया कोटिंग एन एयरफोर्स सोर्स reports that the IDF does not have the capability to destroy the IRGC's underground missile cities। अब हटा दीजिए इसको, अब इसको हटा दीजिए। अब जो है यही सबसे महत्वपूर्ण है भाऊ। पहला सवाल यहीं पर, बाकी आगे चलेंगे, खुफिया प्रमुख को मारा और क्या इजराइल रिटेलिएट कैसे ईरान कर रहा है। ये कबूलनामा आज 36 दिन बाद, अभी तक तो हमने अमेरिका के इंटेलिजेंस पर बात की कि वहां 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा था कि भैया युद्ध मत करो, नहीं माना ट्रंप। यहां आईडीएफ को, एयरफोर्स को, इजराइल को 36 दिन बाद समझ में आया है। तो नेतन्याहू से नाकाम तो कोई नहीं है, तो फिर हार मान लिए। ये बहुत मतलब ये इजराइल के लिए बुरी खबर है। इजराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क सबसे बढ़िया माना जाता था विश्व में। इजराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क तो बाकी देश भी यूज कर रहे थे, लेकिन इजराइल जिसको सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, उसका आकलन ही इजराइल नहीं कर पाया। या हो सकता है आशीष, इसमें एक डाउट भी है कि इजराइल के पास आकलन था, इसीलिए उसने अमेरिका को जबरदस्ती इस युद्ध में घेरा। यदि ईरान में दम ही नहीं था तो शायद इजराइल, लेकिन अब अमेरिका भी पूछ रहा होगा इजराइल को कि बाबा ये किसके लिए बुलाया यार तुमने हमको, ये कौन है ईरान। पहली बार जब आपके हाथ से चीजें चली गई थी तो आपने 2 बंकर ब्लास्ट, 3 बॉम्ब गिरवाए थे और तब फायर करवाया था, और आपने हमको चढ़ा दिया कि यार 3 बम में तो ये नानी याद आ गई थी, अभी आप एक बार आ जाओ फुल फ्लेज तो ये डर के मारे ही सरेंडर कर देगा। अरे भाई तूने किसको सर पे लिया है, अब ये तो हमको भी मार रहा है तुमको भी मार रहा है। जब अमेरिकन एजेंसी ये कह रही है कि अब इनके पास कितना, मतलब वो बोल रहा था कि मैंने इनका एयरफोर्स खत्म कर दिया, मैंने इनका नेवी खत्म कर दिया, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, तो फिर हार्मोज क्यों नहीं खुल रहा है। तो प्रेसिडेंट कितना झूठ बोल रहा है, पूरा अमेरिका जान रहा है, सारे लोग जान रहे हैं इस बात को।
अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अब इजराइल को भी धीरे धीरे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ईरान के बारे में उनका आकलन बिल्कुल पता ही नहीं उनको कितना है। अब ईरान के बारे में जो ईरान क्लेम करता है वही है। अमेरिका कहता है ईरान के 95% मिसाइल खत्म हो गए, ड्रोन खत्म हो गए, तो भाई 5% बचे होंगे। ये उन्होंने दावा किया था 20 दिन के युद्ध के बाद कि 95% हमने मार दिए। तो फिर 5% में इतना युद्ध कैसे लंबा खींच गए वो लोग? आपके चॉपर गिर रहे हैं, आपके प्लेन गिर रहे हैं, आपके कोई इंस्टॉलेशन नहीं बच रहा है। इस पूरे युद्ध के पीरियड में यानी 2028 फरवरी से यदि हम देखें आशीष, तो एक है ईरान जो झूठ से मुंह नहीं मोड़ रहा है। अभी तक एक स्टेटमेंट बताइए जो ईरान का झूठा साबित हुआ। ईरान अपने यहां शहादत होती है तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। नहीं तो खेमेनेई जाने का बात ही नहीं मार्केट को मालूम हो जाती। डेड बॉडी तो किसी ने देखी नहीं थी, लेकिन वो हर चीज एक्सेप्ट करते हैं और बताते हैं कि हाँ हमारे यहाँ डैमेज हुआ, हाँ हमारे यहाँ हमले हुए, क्या हमने ये खोया। बाकायदा डंके की चोट पे शहीदों को इज्जत देते हुए उसका जनाजा निकलते हैं। अमेरिका और इजराइल जैसा नहीं कि चुपचाप जाके दफना दिए, चुपचाप जाके क्रियाक्रम कर लिया और मीडिया को खबर तक नहीं लगने दिए, मीडिया को सेंसरशिप लगा दी। जो लोग देश के लिए शहीद होते हैं उनको इज्जत से जनाजा भी नहीं निकलता उनका। ये इजराइल और अमेरिका में हो रहा है। तो इसमें ईरान यदि कहता है कि हमने तो सिर्फ 5% ही कैपेसिटी यूज की है, तो मुझे ईरान पे ज्यादा विश्वास है कि 95% ये है तो 95% क्या होगा। यूं ही नहीं कह रहे थे आशीष वो कि हम 8 साल 9 साल लड़ेंगे, इतना है उनके पास व्यवस्था। वो 1 साल के तो इंटेंसिव वॉर के लिए तैयार है कि दिन रात लड़ो तो तैयार हैं 1 साल के लिए। बिल्कुल, क्योंकि फिर ये बार बार हम कहते हैं कि ईरान अपने अस्मिता के लिए लड़ रहा है, ईरान अपने सार्वभौमता के लिए लड़ रहा है, ईरान अपने मातृभूमि के लिए लड़ रहा है, अपने अपने जमीन के लिए लड़ रहा है, अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। इजराइल किसके लिए लड़ रहा है? ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करने के लिए। ये सपना किसी मूर्ख का हो सकता है, उसके लिए देश थोड़ी ना बर्बाद होगा। अमेरिका किसके लिए लड़ रहा है? ये तो पेंटागन ने बोला अपने ब्रीफिंग में कि हमको मतलब मेंबर्स को कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द फोकस ऑफ आवर फाइट। रेजिम चेंज करना है, पेट्रोल पे कंट्रोल करना है, क्रूड पे, डॉलर की सुप्रीमेसी करनी है, कि परमाणु से रोकना है, कि हार्मुज खोलना है, क्या करना है? नो नो नो, कोई भी कुछ भी पता नहीं। बस इजराइल ने बुलाया और ये मुंह उठा चले आए मार खाने। तो जब आज ईरान मान रहा है कि इनके पास इनका आकलन जो है, हमारा आकलन बिल्कुल गलत है और इनके पास बहुत कुछ है, तो ये आने वाले और भीषण युद्ध की और इंगित करता है। इस युद्ध की परिणति ईरान, मैंने कई बार कह चुका हूं कि ये युद्ध सामान्य स्थिति में नहीं लौटेगा। ईरान और इजराइल का युद्ध बहुत लंबा चलेगा जब तक पूर्ण रूप से कोई शरण नहीं लेता या पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं करता। ये युद्ध तब तक चलेगा। अमेरिका इस युद्ध में से कब जाएगा, उसी पे हार्मुज का भविष्य है। अमेरिका वापस जाएगा, जाने के बाद अमेरिका भाग के चला गया तो चलो ठीक है, अमेरिका कोई एग्रीमेंट करके गया तो पूरी हेवी प्राइस देनी पड़ेगी उसको, ईरान को। और ईरान ने पहले भी कह दिया, और अब सुबह के कार्यक्रम में भी हमने बताया कि उन्होंने कहा कि हार्मुज अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले जैसा है। हार्मुज में अमेरिकन और इजराइल कंपनियों को हमेशा तकलीफ रहेगी। और इजराइल और अमेरिका कंपनियां मतलब आशीष वो तमाम लोग जो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं, ये उनके साथ में आ जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इजराइल और अमेरिका। अभी इतने दावे हुए और इतने दावे मैं शुरू में भी कहा था कि इतने बार कि हमने 90% 95% मिसाइल फैसिलिटी नष्ट कर दी है।
और एक रिपोर्ट भी एक दिन हमने बताई थी कि नष्ट में भी ये कई जगहों पर क्या किया कि इन्होंने B2 बम बस्टर से बम गिराए, बंकर बस्टर गिराया, तो वहां पर मिट्टी ढही और दब गए। मैं एक और रिपोर्ट बता रहा हूं, ये विदेश की रिपोर्ट है। इसके अनुसार कुछ मामलों में ईरान ने ढह चुके मिसाइल डिपो या साइलों को एक दिन से भी कम समय में बाहर निकालने के लिए बुलडोजर टीमें और तकनीकी विकसित कर ली। मतलब चलते युद्ध में उसको ये नहीं पता था कि ये भी स्थिति आएगी कि ये जो है मिसाइल सिटीज में कुछ हिस्सा ढह जाए, उसमें मिसाइल दब जाए। चलते युद्ध में उसने ये भी एक तकनीकी विकसित कर ली कि वो 24 घंटे के अंदर पूरा जो ढहा हुआ इलाका है उसमें से मिसाइलों को सेफ निकाल ले। ऐसी स्थिति में बैलिस्टिक मिसाइलें न केवल ईरान के दीर्घकालिक शस्त्रागार का हिस्सा हो सकती हैं, बल्कि अल्पकालिक रूप से उपयोग में भी लाई जा सकती हैं। जो ढहाया उसमें भी, जो 10-5 दबाया उसमें भी। आगे देखिए, मैं एक तो दिखा दूं बस भाऊ, एक चीज उसका मैं थोड़ा सा टेक्निकल बता देता हूँ। यदि हाँ आपका डीप अंडरग्राउंड स्टोरेज है, हाँ डीप अंडरग्राउंड स्टोरेज है और हाँ एक ओवरग्राउंड स्टोरेज है, ऊपर एक वेयर हाँ हाउस बनाया है उसमें मिसाइल है, जब वहां हाँ बम गिरता है तो वो सब आग लग जाती है और सभी फटता है वो बुरी तरह से, वो हाँ और एरिया को तहस नहस करता है। लेकिन वो हाँ जमीन के अंदर है, अच्छा खासा गड़ा हुआ, और आप हाँ ऊपर से बमबारी करते हैं तो ऊपर की जमीन नीचे खिसकती है हाँ और मलबे में वो दबा रहता है। मलबा निकालते से ही आपके मिसाइल फिर रेडी टू यूज है। हम्म, ऊपर की एक परत भी डैमेज हो गई तो नीचे के सारे मिसाइल इंटैक्ट है। हम्म, ये अंडरग्राउंड स्टोरेज की खासियत है उनकी, और उन्होंने कोई स्टोरेज ऊपर नहीं रखा। उन्हें जितने भी स्टोरेज किए वो बहुत डीपली अंडरग्राउंड है, मतलब अंडरग्राउंड ही नहीं है, डीपली अंडरग्राउंड है, जहां बंकर भी आपका मार नहीं करता। और बहुत ज्यादा हो गया तो आपकी सिर्फ जमीन खिसक जाती है अंदर। आप उसको निकाल दो, कोई जमीन में नीचे लोग थोड़ी है कि जो सांस से रुक जाएंगे, वो तो मिसाइल है, उनको सांस थोड़ी लेनी है, उनको तो नहीं बाहर ये आके बड़ी लॉन्चर में रखना है और ठोकना है। बड़ी जबरदस्त, बाहर भी नहीं, बहुत जबरदस्त ये शहर बसाए हैं भाऊ। इन शहरों में इतना हाईटेक शहर, ईरान को लोग कहते थे कि पिछड़ा पिछड़ा, इतने हाईटेक हैं। GBU-72 से GBU-72 जो गाइडेड बम यूनिट, GBU-72 जो सबसे हैवी बंकर बस्टर होता है। GBU-72 का इस्तेमाल का नाम भी जब अमेरिका पहले लेता था तो लोग हिल जाते थे कि GBU-72 ने इस्तेमाल करो, भूकंप आ जाता है, जब गिरता है तो धरती हिल जाती है। वो GBU-72 गिराए। लाइए जरा मैं आपको दो चीजें दिखाता हूं वहां के कहां कहां पर है। ईरान ने पिछले कई सालों में मिसाइल सिटी नाम के विशाल भूमिगत ठिकाने बनाए हैं। इन मिसाइल सिटी नाम रखा है। ये जाग्रोस इलाका जहां पर वो पायलट जो 15 ईगल क्रैश हुआ था, मारा था जिसको, उसका पायलट इसी जाग्रोस पर 7,000 फीट ऊपर पहाड़ों के बीच में था, दरार में। ये जाग्रोस और अल्बोर्ज पर्वतों के अंदर 500 मीटर गहरी सुरंगों और बंकरों में बने हैं। इनमें मिसाइलें स्टोर की जाती हैं, उन्हें फ्यूल किया जाता है और यहां से सीधे लॉन्च भी किया जा लॉन्च सकता है। करने की तो ये सबसे बड़ी जो खूबी, उस दिन भी हमने कहा था कि जैसे इसको ऐसा नहीं कि ले करके आना ही बाहर है, वहीं से लॉन्चिंग का वो अंदर अंदर इतने वो लंबे, वो सिटी, इसीलिए उसको मिसाइल सिटी कहते हैं। ये वो शहर जैसा बना डाला। इस एक हिस्सा इस गिरेगा, थोड़ी मिट्टी भसक जाएगी। अगला लाइए इस जरा, अगला लाइए, अगला 1 मिनट उसको। इसमें जो सबसे बड़ा है, ये देखिए कौन कौन से मिसाइल सिटीज हैं। ये जो है इंफॉर्मेशन, सबसे बड़ा इसका खुर्रमाबाद में मिसाइल सिटी, सबसे जो बड़ी मिसाइल सिटी है वो लोरेस्तान प्रांत में खुर्रमाबाद में है। दूसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ी मिसाइल सिटी, वो पूर्वी अजरबैजान, अजरबैजान तो देश है, उसका जो पूर्वी हिस्सा है, जो सीमा है, उसके पास तबरीज में है। तेहरान के पास महत्वपूर्ण इलाके जो किरमान शाह हैं और इस्फहान के पास द्वीप और पहाड़ियों में भी मिसाइलों के जखीरे हैं। माना जाता है कि इसके अलावा कुछ ठिकानों में नागरिक इलाकों को कवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसके नीचे भी है। मतलब 4 तो बिल्कुल साफ है, खुर्रमाबाद, तबरीज, किरमानशाह और इस्फहान। ये 4 जगहों पर मिसाइल सिटीज हैं, और ये खुर्रमाबाद वाला तो बहुत बड़ा है, खुर्रमाबाद और तबरीज वाला। हाँ भाऊ। देखो आशीष, होता क्या है, इन मिसाइल सिटीज को आप तभी खत्म कर सकते हैं जब आपके ग्राउंड ऑपरेशंस हो।
जब आर्मी वहां पहुंचे, जो मिसाइल में जो सिटी में घुसने का दरवाजा है उससे आप एंट्री करें। बाय मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमलों से इनका कुछ बाल बाका नहीं होता। इन पहाड़ों पे कितनी भी बड़ी बड़ी तोहफे आप डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेचुरल एक होता क्या है, ये जो नेचुरल एसेट्स है इसका भरपूर उपयोग उन्होंने किया। ये मिसाइल सिटी किसी ग्राउंडेड एरिया में नहीं है, ये पहाड़ों के बीच में है। तो जहां और एक आपको एडिशनल, यदि 500 मीटर नीचे है और 100 मीटर ऊपर पहाड़ है, तो आप वो 1500 मीटर का उसको कुशन है कि पहाड़ों पे भी मारो तो 1000 मीटर का तो पहाड़ है, और उसके नीचे 500 मीटर यदि स्थिति है तो 1500 मीटर का आपको कुशन मिलता है। तो कुल मिलाकर ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है किसी भी एयर या आर्टिलरी का उपयोग करके। इसको मात्र ग्राउंड ट्रूप उतार के ही, जिस रास्ते से लोग जाते आते हैं उस सिटी में, जो मैन्युफैक्चर जो काम करने वाले हैं, उसी रास्ते से आप जाके वहां कुछ बर्बादी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। और ये जो करना है, ये अभी बहुत दूर की कौड़ी दिख रही है, ना इजराइल के लिए, ना ईरान के लिए, या किसी भी विश्व के, आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि विश्व के किसी भी सुपर पावर के लिए ये इतना इजी है कि वो जाके वहां पे कर ले। क्योंकि अमेरिका से बड़ा कोई सुपर पावर था नहीं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने अपनी सुपरमसी समुद्र स्काई सब दूर करी थी, और वो पहली बार जो बंद मुट्ठी थी अमेरिका की, वो खुल गई। उनकी नेवी मार खा गई, उनके एयरफोर्स मार खा गए, उनकी सबसे ज्यादा जिसपे इतराते थे लोग, एयर डिफेंस सिस्टम, ये कुछ भी हम पे दागो हवा में उड़ा देंगे ना। जो हवा में उड़ा देने वाली प्रणाली थी उसी को उड़ा दिया। लो कर लो बात, क्या कर लोगे? तो उससे पूरा मतलब आज की डेट में पूरा डिफेंस सेक्टर, विश्व के पूरा डिफेंस सेक्टर जो है वो हिला हुआ है। R&D वाला मामला, जो अब तक सबको लग रहा था कि वी आर द बेस्ट एंड वी कैन प्रिवेंट, ये हमारे भारत के लिए भी चिंता का विषय है। हम पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो S-400 ने बहुत बचाया भारत को, लेकिन ईरान जैसी टेक्नोलॉजी वाला कोई सामने आए तो क्या हम S-400 पे बच पाएंगे? S-400 से ज्यादा उन्नत आयरन डोम था, बहुत, जिसने इराक के युद्ध में हमने देखा। आशीष, इराक का युद्ध तो CNN ने कवर किया था। CNN तो रोज टीवी टेलीविजन पे दिखाया करते थे, और तब तो हम रात रात भर जग के देख रहे थे कि इराक, जब अमेरिका और इराक का युद्ध हुआ तो वो इजराइल पे भी हमले करता था, लेकिन इजराइल पे आने वाला हर मिसाइल इनका आयरन डोम उसको शूट करता था, इंटरसेप्टर मार देता था। लेकिन पहली बार इंटरसेप्टर को मजाक, जोकर बना दिया। जोकर बना आज दिया। जो ताश आज के पत्ते का एक्का था, वो ताश के पत्ते का जोकर साबित हुआ इंटरसेप्टर। आज ही जो अटैक किया है उसमें इंटरसेप्ट बहुत, मतलब समझ लीजिए अब तो इंटरसेप्ट वाला है कि आधा होता है आधा नहीं होता है। और उससे भी महत्वपूर्ण, जब आपने कहा S-400 का ही छोटा भाई ईरान का जो एयर डिफेंस था वो S-300 के भरोसे था। रूस के साथ उसकी दोस्ती है 50 साल 47 साल के प्रतिबंध में, तो रूस ने S-300 दिया था। S-300 तो कब का खत्म हो गया, युद्ध शुरू होते ही खत्म हो गया था। आज जो एयर डिफेंस है उसका वो गुलेल टेक्नोलॉजी है, वो देख करके चिड़िया उड़ती जा रही है, कहाँ पहुंचेगी, कहाँ पे गुलेल मारे, वो उनका R&D टेक्नोलॉजी है। और यदि शांति स्थापित हो गई जल्दी और इजराइल पे सैंक्शंस उठ गए, तो इजराइल आने वाले समय में हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा देश होगा। पेट्रोल से ज्यादा हथियार बेचेगा वो, उसके ड्रोन्स, उसके मिसाइल और उसका डिफेंस सिस्टम, जो गिराने वाला सिस्टम है, बड़े बड़े देश खरीदेंगे उससे। अमेरिका ने उसका मार्केटिंग किया इस युद्ध में, F-30 गिरवा कर। कल मैंने सेम एक कार्यक्रम में इसी बात को हाईलाइट किया था कि एक अमेरिकी एक्सपर्ट, हम आप प्रोग्राम किए थे, एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा था कि ईरान ऑयल सुपर पावर बन चुका है।
मैंने इसमें जोड़ा कि ऑयल सुपर पावर ही नहीं अमेरिका ने बनाया, अमेरिका ने ऑयल सुपर पावर भी बनाया और वेपन सुपर पावर भी बनाएगा। अमेरिका के वेपन मार्केट को खा जाएगा आ ईरान जाएगा आने वाले ईरान। वक्त में। और अच्छा, और आगे। उनका क्या हाँ। है, उनका प्रोडक्शन जबरदस्त है, हाँ, प्रोडक्शन तो का 600 स्पीड बनाओ देखिए, तो 6000 बनाएंगे। स्पीड बनाओ देखो उनका। आपके 2-2 साल बनने वाले मिसाइल, एक मिसाइल को 2 साल लगते हैं, एक मिसाइल आपने हाँ, नाम बताया था, टॉमहॉक, टॉमहॉक। टॉम हॉक। अब वो टॉम हाँ। हॉक 600 जगह बनाओगे आप तो 2 साल में 600 बन जाएंगे, वो हम्म। नहीं है। लेकिन एक टॉम हॉक की टोटल बनाने का लाइफ पीरियड है 2 साल। ये हम्म। 2 साल में तो टॉम हॉक को गिराने वाले 2 लाख बना देंगे, हम्म। 2 लाख, आई एम नॉट जोकिंग। क्योंकि पर डे का इनका 400 का रिकॉर्ड है, पर डे 400 बना रहे हैं। हाँ। वहां हाँ। 780 पैट्रियट बना रहे हैं आप पूरे साल में, हम्म। 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 कहां मैच खा रहे हो? और प्राइस देखिए, आपका $1,000,000 में है या 20-20 हजार डॉलर में खेल हो रहे हैं। कौन नहीं लेगा भाई, लाइन लगा के लेगा आदमी। हम्म। चलिए जरा आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं भैया। लाइए जरा अब आगे की खबर। ये देखिए, ये ईरान के लिए बुरी खबर है, लेकिन फिर भी ये देखिए, मैंने कहा था हम रिकॉर्ड किए हैं, रिकॉर्ड जब हम कंटेंट इकट्ठा कर रहे थे उसी समय खबर आई। ब्रेकिंग, ईरान सेज आईआरजीसी इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल माजिद खातमी वाज किल्ड एट डॉन टुडे इन ए यूएस इजराइल अटैक। आज जो है सुबह सुबह अमेरिका और इजराइल के हमले में आईआरजीसी के इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद मेजर जनरल माजिद खातमी ये मारे गए हैं। और ईरान ने दुनिया को ये ये क्लेम, आज न इजराइल ने क्लेम किया था ना अमेरिका ने क्लेम किया था, क्लेम नहीं किया था, लेकिन फिर भी ईरान ने बताया कि भैया लो और ये जो जो सोशल मीडिया पे जो आया है आशीष जी, ये रात हटा को दो। 1:01 पे आया है। हाँ। 1 मिनट, 1:01 में, मतलब ये रात को 12 बजे के बाद का जो ऑपरेशन हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये पीएम है, पीएम, अभी 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 अभी। अच्छा पीएम पीएम, है, अच्छा अभी पीएम है। अभी अभी तो हमारे कार्यक्रम ये से जो पहले। डॉन बोल रहे हैं, किल्ड एट द डॉन, हाँ। तो ये मुझे लगता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का हो गया होगा। अर्ली मॉर्निंग, आज सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, एकदम अर्ली बिल्कुल मॉर्निंग। भोर भोर अच्छा में अच्छा। मारा। हाँ। तो लेकिन इसका इसका हिसाब किताब, ईरान हिसाब का बड़ा पक्का है, बही खाता मतलब जो है जबरदस्त है उसका। जरा आगे बढ़िए। देखिए, ईरान मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम कंट्री में ब्याज लेना और देना पाप माना जाता है मुस्लिम धर्म में। हाँ। इसलिए कोई उधार नहीं रखते। काय को हाँ, लोन उधर। रखना, ज्यादा उधार रखेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा मुसलमान धर्म के खिलाफ। तो ये हाँ, लीसात ले और उसात दे, हिसाब जरा बराबर। दिखाइए, दिखाइए तत्काल, तत्काल जो है, जस्ट इन ओवर 15 क्लस्टर वॉरहेड्स हिट सेंट्रल इजराइल, 15 क्लस्टर वॉरहेड इन द पास्ट आवर रफली 60%। ये देखिएगा परसेंटेज भाव, ये अगले चर्चा की यही मुख्य बिंदु हाँ है। roughly 60% of Iranian missiles reportedly got through Israel's multi-layered air defense system। 60%, पहले ये परसेंटेज था 16%। शुरुआत में अमेरिका ने ही कहा था कि हम 84% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। 84% जिसको इंटरसेप्ट कर रहे थे, मतलब 16% हिट कर रही थी, अब वो 60% हिट कर रही है। आप कल्पना कीजिए, जरा विजुअल भी दिखा दीजिए वहां की स्थिति। मतलब 40 60, 40% 40% ही इंटरसेप्ट कर पाए। बस 40%। 10 में 6 मिसाइल हिट करेगी, 4 इंटरसेप्ट कर रहे हैं, और जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं उसके भी जो वॉरहेड मलबा है। गिरता है वो भी आदमी मार रहा है, उससे भी आग हाँ। लग रही है। हम्म। तो वो स्थिति आगे दिखाइए जरा। अभी इजराइल में हाइफा में तो बड़ी आज तबाही मचाई है। इमरजेंसी सर्विसेज कंटिन्यू टू वर्क एट द साइट ऑफ द इरानियन मिसाइल इम्पैक्ट इन हाइफा टू फ्री द इजराइल ट्रैप्ड अंडर द रबर। लाइए विजुअल दिखाइए। ये देखिए हालत, ये रेस्क्यू किया जा रहा है, खोद खोद के मकान, दीवारें, छत, ये खोद के निकालना पड़ रहा है लोगों को। ईरान से कैजुअलिटी की खबरें, ये विजुअल बता रहा है कि कितने बड़े पैमाने पे दबाई जा रही हैं।
ये पूरा का पूरा जो भी पूरी बिल्डिंग है पूरी जमींदोज हो गई है, धुआं निकल रहा है। और रेस्क्यू टीम इसमें से, जैसे होता है ना, ये जो रेस्क्यू हो रहा है, इससे लग रहा है कि उसमें दबे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। कहीं भी हमारे यहाँ भी कई बार बिल्डिंग उल्डिंग कोलैप्स, हमारे यहाँ तो किसी हमले की जरूरत नहीं होती है, हमारे यहाँ तो बरसात में ढह जाती है। मुंबई से दिल्ली तक में इमारतें, 5 मंजिली इमारत मुंबई में ढह गई, ऐसी खबरें आती हैं। सोचिए, मुंबई माया नगरी, आर्थिक राजधानी भारत की, तो वहां पर तो खैर मिसाइल से ढही है। और जैसे निकाला जा रहा है, जो रेस्क्यू हो रहा है, ऐसे ही हम लोग देखते हैं मकान उकान यहाँ पे बिल्डिंगें ढहती, तो तभी लोगों को निकल। रेस्क्यू ही बता रहा है कि कितना बड़ा डैमेज है। हाँ, कंप्लीट कोलैप्स है भाऊ, कंप्लीट कोलैप्स है। हाँ, जरा अगला लाइए, अगला लाइए, लाइए फटाफट दिखा दीजिए जरा। Aftermath of Iran's retaliatory strikes on the Zionist regime in occupied Haifa, हाइफा पर ही दूसरी तस्वीर दिखाइए, लाइए। वो अभी देखा वो भी हाइफा था, अगला आप देख रहे हैं ये भी हाइफा है। ये देखिए, हाइफा की स्थिति। अब तेल अवीव का तो तेल निकाल दिया पूरी तरह, तेल अवीव में इधर अटैक कम हुए, तेल अवीव का पूरा तेल निचोड़ दिया है, निकाल दिया। अब हाइफा है, हाइफा पोर्ट सिटी है, और हाइफा अगर ऐसे ही बर्बाद होती रही तो इजराइल के पुनर्निर्माण में सोचिए, ईरान का तो छोड़ दीजिए, इजराइल के पुनर्निर्माण में क्या होगा। ये पोर्ट सिटी है, पूरा व्यवसाय ठप हो जाएगा। आगे जरा अगला लाइए। ये देखिए हाइफा, ये और एक तीसरी तस्वीर हाइफा की। ये 2 विंडो है, ऊपर आपको दिख रहे हैं क्लस्टर म्यूनिशन दनादन जो आए हैं, जो 60% हिट किए हैं। और नीचे पूरा हाइफा में देख लीजिए, चारों तरफ रेस्क्यू अलर्ट सायरन है। चलिए आगे, चलिए आगे चलिए, वक्त हो रहा है, थोड़ा रफ्तार बढ़ाइए, रफ्तार बढ़ाइए। उड़ा देंगे तो ये 97वीं लहर है, 97th वेव है। कहा तो सब उड़ा देंगे, तो वो जब कहते सब उड़ा देंगे तो ईरान वाले समझते हैं कि हमसे कह रहे हैं कि सब उड़ा दो, तो तुरंत उड़ाने लगते हैं सब IRGC वाले। ये देखिए, ये देखिए क्या मतलब रेला लगा है ये दनादन। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। इजराइल के हाइफा में इमारत पर बमबारी के बाद 4 लोग लापता, तेहरान में 13 की मौत। तेहरान में मुझे लगता है वो हमला है जिसमें शायद खुफिया चीफ भी मारे गए, और हाइफा में हमने कहा था 4 लापता हैं, 4 लोग लापता हैं। जाइए अगला लाइए, अगला लाइए, अगला लाइए, अगला लाइए। इतना बिना साल از ابتدا اعلام کرده بودیم که هر تعرضی به اهداف غیر نظامی با پاسخ مضاعف به منافع دشمن در هر نقطه از منطقه روبرو خواهد شد. در صورت تکرار حمله به اهداف غیر نظامی، مراحل بعدی عملیات‌های تهاجمی و تلافی جویانه ما بسیار کوبنده‌تر و گسترده‌تر اجرا خواهد شد و ضررها و خسارات آنها در اصرار بر این رویکرد چند برابر خواهد بود و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट फेज ऑफ इट्स अटैक ऑन द यूएस एंड इजराइल विल बी मच मोर फोर्सफुल एंड हेवियर। भाऊ फाइनल क्या बोलूं फाइनल आशीष। कम से कम जब इजराइल बोलता है 4 लापता, तो मुझे वहां 40 लापता दिखाई देते हैं, क्योंकि इजराइल से आंकड़े बड़े गड़बड़ आते हैं। इजराइल के खुद के अखबार ने एक रिपोर्ट में कहा था कि बोलते हैं कि भाई 50 लोग जख्मी हो गए हैं, और 50 लोगों के लिए 500 एम्बुलेंस थोड़ी जाती है, ये उन्होंने खुद ही कहा अखबार ने। तो ये आंकड़ा गलत बोलते वहां ये है कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया, जो बिल्डिंग गिरी उसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई होगी। लेकिन इसीलिए इजराइल में भी लोग रास्ते पे हैं युद्ध रोकने के लिए। बहुत बड़ा अपसेट वहां पे प्रोटेस्ट होता है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं, लोग जेल में ठूसे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को नहीं चाहिए युद्ध। तेल अवीव जो जिस हिसाब से खंडर बन गया, और जिस हिसाब से अभी ये दूसरा शहर बर्बादी पे इसकी बर्बादी शुरू हो गई है, तो रिटेलिएशन तो होगा। अब इसमें ये हो रहा है आशीष, आप ईरान पे मारते हो, ईरान डैमेज हो जाता है, ईरान का नुकसान हो जाता है, ईरान उतना ही नुकसान आपका करते हैं। इसमें फायदा किसी को नहीं हो रहा है, दोनों अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ईरान के पास तेल है, इजराइल के पास क्या है? इजराइल क्या बेचेगा? मैं दूसरी बात, भौगोलिक रूप से इजराइल से ईरान 80 गुना बड़ा है भाऊ। हाँ,
तो अगर समान नुकसान, मैं कहता हूं समान नुकसान हो तो व्हाट 20% में इसका 100% है, ये खत्म हो जाएंगे, ये नक्शे से मिट जाएंगे। हाँ। सवाल ये किस किस भयावह युद्ध में झोंका है, आप बचे ही नहीं पा रहे। इन्होंने इजराइल को हमास समझा और जीवन की सबसे बड़ी गलती की। अब आपने कार्यक्रम, हम चाह रहे थे कि इस बार कम में निपटे, हालांकि कम नहीं था, अब आपने छेड़ दिया तो अब हमको हमास भी सुनवाना पड़ जाएगा। मैं सोचा तो नहीं सुनवाऊंगा, हमास भी जाग उठा है, सुनवा दो भैया, अब सुनवा दो। हम सोचे थे रोक देंगे यहीं पे कार्यक्रम, सुनवाइए। हमास भी जग गया भाऊ, आपने नाम ملف السلاح بهذه الطريقة الفجة पढ़िए। فما هو إلا سعي مفضوح من قبل الاحتلال لمواصلة القتل والإبادة بحق شعبنا، وهو ما لن نقبله بحال من الأحوال، ونؤكد بأن ما لم يستطع العدو انتزاعه منا بالدبابات والإبادة لن ينتزعه मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, मेरे पास हिंदी इसका ट्रांसलेशन है जो संक्षिप्त में। ये हमास प्रवक्ता अबू उबैदा हैं, वो अबू उबैदा ने इजराइल के डिसआर्मामेंट प्रस्ताव को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह प्रस्ताव फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा और नरसंहार जारी रखने की कोशिश है, जो दुश्मन टैंकों और युद्ध के जरिए हासिल नहीं कर सका, वह बातचीत की मेज पर भी नहीं हासिल कर पाएगा। इजराइल जो टैंकों और युद्ध के जरिए नहीं हासिल कर सका है, वो बातचीत की मेज पर भी नहीं हासिल कर पाएगा। हमास की वापसी हुई है। इस पूरे युद्ध में हिजबुल्लाह और हूती नजर आए थे, हमास नहीं, पहली बार। और ये ऑन डिमांड भाव ने नाम लिया, पता, ऐसा बहुत लोग सोचेंगे कि हम लोग स्क्रिप्टेड होता है, भाव को भी नहीं पता था कि क्या है। लेकिन युद्ध भूमि से हम दावे नहीं करते, बाकी बहुत बड़े बड़े चैनल है यहाँ पर, 100 मिलियन वाले भी, 80 मिलियन वाले, व्यूज भी सबके बहुत बहुत आते हैं एक एक वीडियो के। हमारे भले 50,000 लोग देखें, लेकिन इस मिडिल ईस्ट के अपडेट में जितना रहता है हमारे पास नहीं आपको मिलेगा, उस पर पूरा एक एक कोना कोना खंगाल मारते हैं हम लोग। तो ये ऑन डिमांड जो लाए, इसमें कोई हमारी पहले से नहीं थी, भाव को भी नहीं पता था, उनको खुद नहीं पता था कि हमास का नाम लिया और हमास की भी प्रतिक्रिया है। और ये ताजा, बिल्कुल लेटेस्ट तो हो गया मामला। सभी हाँ, दूर फ्रंट खोल गए हैं, सभी दूर स्टेट जितने भी जलडमरू मध्य है वो सभी ब्लॉक हो रहे हैं, खोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, धमकियों पे धमकियां दी जा रही है, निगोशिएशन की बातें हो रही है, निगोशिएशन नहीं हो रहे हैं। और सबसे पहले शत्रु का आकलन किसी को नहीं है, इजराइल को भी नहीं है और अमेरिका को भी नहीं है। और युद्ध में जब आप अपने शत्रु का आकलन ही नहीं रखते तो युद्ध हारने की पहली स्टेप होती है। युद्ध में हमेशा शत्रु का आकलन होना चाहिए कि वो कितना जबरदस्त है या कितना कमजोर है। सारा खेल इसी में फंस गया, ईरान इसी में स्कोर कर रहा है। हम आते हैं अपडेट्स के साथ। अभी बहुत अपडेट्स हैं, फिर आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। इजाजत दीजिए अभी फिलहाल। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।